हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट मुहावरे के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू 30 क्वेश्चंस हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हम 31 से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने इन सारे मुहावरों को अच्छे से समझ लिया तो आपके 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये मुहावरे हमेशा रिपीट होते हैं। इससे अलग और मुहावरे नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और सिर्फ इन्हीं मुहावरों पर फोकस कीजिए। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है और 2 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 31 से, बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 है नीचे से उछलकर ऊपर चढ़ना, प्रसन्न होना, कलाबाजी करना या फिर पागल होना। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें बांसों उछालने का मतलब, तो इसका मतलब होता है प्रसन्न होने से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धीरे धीरे चलना, डर कर काम करना, सोच विचार कर काम करना या फिर परेशान रहना। फ्रेंड्स, फूक फूक कर चलने का मतलब आपने देखा होगा, जब हम कोई भी ऐसा डिफिकल्ट काम करते हैं जिसमें हमें 50% लगता है कि लॉस है, 50% हमारा प्रॉफिट है, तो हम क्या कहते हैं कि फूक फूक के पैर रखो, यानी कि सोच विचार के काम करो। कोई भी चीज जल्दबाजी में ना करो कि हम लॉस में चले जाएं। तो वहां पे ये यूज किया जाता है फूक फूक कर पैर रखना, यानी कि सोच विचार कर काम करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का फिर भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है नाक में चोट लगना, ऑप्शन बी है बहुत खुशामद करना, ऑप्शन सी है इज्जत देना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नाक रगड़ने की, तो जब कोई व्यक्ति होता है जो कि मोस्टली हम अपनी हिंदी मूवीज में देखते थे कि कोई भी ऐसा परेशान व्यक्ति है या फिर दुर्बल व्यक्ति है, तो जो अमीर व्यक्ति होता है उसके सामने जाके नाक रगड़ता है, अपनी जो पगड़ी होती है उसको उसके चरणों में रख देता है। तो इसका क्या मतलब होता है? उसकी खुशामद करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, आप हमारी जमीन मत लीजिए। तो नाक रगड़ने का मतलब होता है बहुत खुशामद करना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है धूर्तता करना, ऑप्शन बी अपना काम निकालना, ऑप्शन सी गाली देना, ऑप्शन डी उल्लू पकड़ना। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपना उल्लू सीधा करने की, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन है वो सिर्फ अपना काम निकालता है और उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। तब वहां पे ये वर्ड यूज किया जाता है कि वो इंसान तो बस अपना उल्लू सीधा करता है और उसको आपसे किसी भी तरह का कोई सिंपैथी नहीं है, या फिर वो आपसे किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रखना चाहता। वो सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आपसे दोस्ती कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है बाजा बजाना, ऑप्शन बी है चपत जमाना, ऑप्शन सी है डींग हाँकना, ऑप्शन डी है डफली बजाना। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे गाल बजाने की, तो गाल बजाने का मतलब यहाँ पर होता है टींग हाँकना। जब कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो हम बोलते हैं कि वो तो बस गाल बजाता रहता है, मतलब उसकी बातें तो बस ऐसे ही हैं। वो उसकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, बस उसका काम है गाल बजाना, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँकना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है चंचल होना, ऑप्शन बी है भूकंप आना, ऑप्शन सी है बिस्तर बदलना, ऑप्शन डी है एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर आसन डोलने की, तो आसन डोलने का फ्रेंड्स, आसन से यहाँ पे बात की गई है किसी भी पर्सन के निवास स्थान से। तो आसन डोलने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी पर्सन अपना जब स्थान बदलता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो वो कहा जाता है कि उसका तो बस आसन डोलता रहता है। मतलब वो क्या है कि इधर उधर भटकता रहता है।
उसका कोई एक स्थान जो है वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कपटी मित्र, इस मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। गुदड़ी के लाल, गांठ का पूरा, आंख का तारा, आस्तीन का सांप। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें 37 क्वेश्चन की, जिसमें हमें बताया है कपटी मित्र, तो कपटी मित्र फ्रेंड्स यहाँ पे साफ दिख रहा है आस्तीन का सांप, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऊपर से तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर से वो क्या है, हमारे लिए बिल्कुल ही अपोजिट है, या फिर हमारे लिए दुश्मन की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया आस्तीन का सांप, इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते, क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे मुहावरे यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि ये सारे मुहावरे आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको इनसे अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बातें बनाना, डिंग मारना, खुशामद करना, या फिर शिकायत करना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें लल्लो चप्पो करने की, तो बेसिकली हम ये नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं कि वो देखो बस उसकी लल्लो चप करती रहती है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस से अगर हम अलग जाएं, तो लल्लू चप्पू का मतलब होता है किसी की चमचागिरी करना। ठीक है, हम कहते हैं ना कि वो उसकी लल्लू चप करती रहती है, यानी कि उसकी चमचागिरी करती रहती है, उसकी तारीफ करना ऊपर से। तो इसका अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन सी ही होगा, खुशामद करना। वैसे इसका ऑप्शन होना चाहिए था लल्लू चप्पू का कि चमचागिरी करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, खुशामद करना, क्योंकि बातें बनाने यहाँ पे नहीं आएगा, डींग हाँकना भी नहीं आएगा, शिकायत करना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुरानी प्रथा पर चलना किस मुहावरे का सही अर्थ है? पुरानी प्रथा पर चलना यानी कि लोहा लेना, हाथ के तोते उड़ाना, लकीर का फकीर होना, या फिर दो कौड़ी का आदमी। तो फ्रेंड्स अगर लोहे लेना है, तो लोहे लेने का तो मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप किसी से आ, हम ये बोल सकते हैं लोहे लेने का मतलब कि आप उससे बिल्कुल अपने पूरे जोश के साथ किसी से आप युद्ध कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं आप किसी से भी, तो वो होता है लोहे लेना। और हाथ के तोते उड़ाना, हाथ के तोते उड़ाना पुरानी प्रथा पर चलने का इसका ये आंसर भी नहीं होगा। लकीर का फकीर होना मतलब वो जैसा आदमी था वैसा ही है, ये हो सकता है इसका। ऑप्शन डी पे आते हैं, दो कौड़ी का आदमी। दो कौड़ी का आदमी का मतलब यहाँ पर ये है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, या फिर उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, तो इससे ये सेंस भी निकल कर आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दो कौड़ी, वो पुरानी प्रथा पर चलना, तो पुरानी प्रथा पर चलने का जो ऑप्शन हमें लग रहा है वो है ऑप्शन करेक्ट, लकीर का फकीर होना। मतलब जैसा था, जिस सिचुएशन में था उसी सिचुएशन में वो चलता आ रहा है, उसने अपने अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाए हैं, यानी कि पुरानी प्रथा पर ही चलता हुआ आ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वार्थी होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, उल्टी गंगा बहाना, या फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो फ्रेंड्स अगर स्वार्थी होने का यहाँ पे हम देखें सही अर्थ, तो अपने पैरों पर खड़ा होना, ये तो ये हो जाएगा स्वावलंबी बनना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये हो सकता है। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहने का मतलब तो यहाँ पर ये हो गया कि मतलब उसके विचार दूसरों से भिन्न है, तभी हम बोल सकते हैं कि उसकी तो उल्टी गंगा बहती है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना यानी कि अपनी तारीफ स्वयं करना। तो यहाँ पे हमें दे रखा है स्वार्थी होना, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। क्योंकि फ्रेंड्स अगर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो बहुत ही स्वार्थी है, तो कोई स्वार्थी आदमी क्या होता है, अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, बस अपना काम किया छुट्टी, उसको और दूसरों से मतलब ही नहीं है, तो अपनी खिचड़ी क्या है, अलग ही पकाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? हमें बात करनी है बुद्धि भ्रमित होने की। चक्कर में पड़ना, चक्कर में पड़ने का मतलब होता है किसी के भी जाल में फंस जाना। और अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि इसका हो ऑप्शन। और धोखा खाना यानी कि किसी से किसी बेवकूफ बनना भी हो सकता है इसका अर्थ। उल्लू बनना, उल्लू बनना यानी कि वही, इसका भी यही निकल कर आएगा, उल्लू बनने का, बेवकूफ होना। ठीक है, या फिर किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर बुद्धि भ्रमित होने का मतलब अगर हम बात करें तो वो अकल का पत्थर हो पड़ना हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना, कोई पर्सन किसी के बहकावे में आ जाता है तो हम कहते हैं उसकी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, उसको कुछ भी चीज समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी तो अकल पे पत्थर पड़े हैं, उसके कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप जो भी उसे समझाएंगे तो आप रहने दीजिए, आप उसको कुछ मत समझाइए। तो इस तरह से अमूमन भाषाओं में ये बोला जाता है। तो आप भी अगर देखेंगे, अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब यही निकल कर आएगा, बुद्धि उसकी भ्रमित होना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट आते हैं, एकमात्र सहारा किस मुहावरे का सही अर्थ है। फ्रेंड्स ऑप्शन पे आए तो आँख का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, या फिर आंखें बिछाना। तो फ्रेंड्स अगर एकमात्र सहारे की बात आए तो आंखों का तारा ये नहीं होगा, नाक का बाल होना ये भी नहीं होगा, अंधे की लाठी होना ये होगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसके लिए ज्यादातर हम एक ही जो प्रयोग होता है यूज करते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए एकमात्र सहारा यानी कि अंधे की लाठी था। तो यहाँ पर होता है अंधे की लाठी होना, मतलब अंधे के लिए कुछ उसके लिए यूजेबल नहीं है, सिर्फ उसकी लाठी ही उसके लिए काम की है, क्योंकि वो लाठी से ही कोई भी अपना काम कर सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं अंधे की लाठी होने का मतलब है एकमात्र सहारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, धोखा देना किस मुहावरे का सही अर्थ है। जी का जंजाल, चूना लगाना, जहर उगलना, या या फिर ऑप्शन डी चांदी काटना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें धोखा देने की, तो धोखा देने का जो राइट आंसर यहाँ पे हमारा होगा चूना लगाना। ठीक है, जब कोई भी पर्सन किसी को धोखा देता है तो वहां पर ये यूज किया जाता है कि उसने तो चूना लगा दिया आपको। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा धोखा देने का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, चूना लगाना। ठीक है, चांदी काटने का मतलब यहाँ पर ये होता है बहुत ज्यादा लूटना। कहते हैं ना उसने तो आपकी चांदी काट दी, यानी कि उसने आपको लूट लिया। जहर उगलने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि किसी की अत्यंत बुराई करना, इससे ये निकाल सकते हैं जहर उगलना, मतलब हमेशा उसके मुंह से कड़वाहट ही निकलती रहती है कि दूसरों के लिए बुरे शब्द ही निकलते रहते हैं। जीकन जंजाल होना यानी कि किसी के लिए मुसीबत बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खूब लाभ होना किस मुहावरे का सही अर्थ है। 9 2 11 होना, 3 13 करना, पौ 12 होना, या फिर 9 नावों की सवारी करना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि यहाँ पे खूब लाभ होने की, तो खूब लाभ होने का यहाँ पे मतलब आएगा हमारे ऑप्शन सी से पौ 12 होना। इससे होता है कि बहुत ज्यादा आपको लाभ हो रहा है। 9 2 11 का मतलब होता है रफू चक्कर हो जाना। 3 13 करना यानी कि कोई भी आपके पास चीज है आपने उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। 3 13 का मतलब यही निकल कर आता है, कहते हैं ना यार वो तो बिल्कुल 3 13 हो गई उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी जुए में चली गई। इसलिए हम ये यूज कर सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी तो पूरी तरह से 3 13 हो गई है। कुछ लोग उसको पागल बना के उसको लूट के ले गए जाली साइन करवा के, या फिर कुछ लोगों ने कि उसको हड़प लिए, उस पर कब्जा कर लिया, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी तो 3 13 हो गई। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं। तो खूब लाभ होने का यहाँ पे मतलब आपका निकल कर आएगा पौ 12 होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ। प्रेम में फंसाना, दोष लगाना, संकट पैदा करना, सबक सिखाना। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे ठीकरा फोड़ने की, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीकरा फोड़ने का मतलब होता है किसी के आप दोष लगाते, कहते हैं कि यार उसने मुझे धोखा दे दिया और सारे जो भी सिचुएशन थी उसका ठीकरा उसने मेरे ऊपर फोड़ दिया, यानी कि मेरे ऊपर दोष लगा दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पे पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, या फिर पश्चिमी हिंदी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हिंदी भाषा के रूप में जो मानक हिंदी के रूप में हमें स्वीकार किया गया है तो वो है हमारा खड़ी बोली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। खड़ी बोली से ही हमारे हिंदी भाषा जो है मानक हिंदी के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। 3,
4, 5 या 6? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हिंदी की उपभाषाओं की, तो हिंदी की उपभाषाएं 5 होती हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर फ्रेंड्स आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं वो 5 उपभाषाएं कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स 5 उपभाषाओं में पहली है राजस्थानी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है पूर्वी हिंदी, चौथी है बिहारी हिंदी और पांचवी है पहाड़ी हिंदी। तो ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है राजस्थानी हिंदी, सेकंड है पश्चिमी हिंदी, थर्ड है पूर्वी हिंदी, फोर्थ है बिहारी हिंदी और फिफ्थ है पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, तो वो आपको यहाँ पे सन बताना है। 1960 में, 1955 में, 1965 में या फिर 1970 में। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें राजभाषा आयोग की कि वो कब गठन किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1955 में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था और इसका जो अनुच्छेद है वो है 344 ए। तो फ्रेंड्स आप अनुच्छेद भी याद रखिए क्योंकि एग्जाम में अनुच्छेद भी बहुत पूछा जाता है। हो सकता है कि आपको ऐसा पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था तो वो किस अनुच्छेद के अंदर किया था, तो वहां पे आपसे अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या फिर तुर्कों का? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई है कि जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया है, किसने दिया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों का। हिंदी शब्द ईरानियों ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, अपभ्रंश या फिर संस्कृत? तो फ्रेंड्स बात करें पंजाबी भाषा की लिपि की तो वो है गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि से पंजाबी भाषा आई है। और वहीं अगर हम देवनागरी की बात करें तो देवनागरी हमारी आई है, देवनागरी से हमारी हिंदी भाषा निकल कर आई है। तो यहाँ पे पंजाबी भाषा पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा बी, गुरुमुखी। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपसे अनुच्छेद पूछा गया है। तो आपको अनुच्छेद, फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये 100% आता है, हर बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट लेना है क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन हर बार उठा के दे दिया जाता है। हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? हमें बताना है कि हिंदी किसके अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं करेक्शन करूँ थोड़ा, तो फ्रेंड्स हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रभाषा गिवन है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे यही ऑप्शन नंबर ए को टिक कीजिएगा, 343। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 343 के अंदर हिंदी को राजभाषा माना गया है। लेकिन यहाँ पे गलती से राष्ट्रभाषा दे दिया गया है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप 343 पर ही टिक कीजिएगा। तो राइट आंसर है 343। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? अब यहाँ पे बताना है कि आपने पहले ऊपर अनुच्छेद की बात की, अब यहाँ पे पूछा गया है वो डेट एंड सन कौन सा था। तो फ्रेंड्स डेट है 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 11 सितंबर 1955। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताना है कि राजभाषा कब घोषित की गई थी। तो फ्रेंड्स वो जो टाइम पीरियड था वो था 14 सितंबर 1949। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स क्लियर हो रहे होंगे। आपके ये क्वेश्चंस जो मैं अभी करा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आपको वो अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर फंसेंगे। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? पाली, मगधी, प्राकृत या फिर हिंदी? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, तो फ्रेंड्स बोथ ही यहाँ पर हमारी प्राकृत भाषा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, शॉर्ट सैनी अपभ्रंश है या फिर ये मगधी?
तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हिंदी की उत्पत्ति की, तो हिंदी की उत्पत्ति हुई थी शॉर्ट से यानी अपभ्रंश भाषा से। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है, यानी कि आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से बताना है अरबी भाषा का कौन सा है, नमाज, दीदार, गुनाह या फिर गवाह। तो फ्रेंड्स बात करें अरबी भाषा की, तो गुनाह अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपको बताना है 11 क्वेश्चन में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। फ्रेंड्स ये पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। ऑप्शंस हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रिक्शा किस शब्द भाषा का शब्द है, चीनी, रूसी, जापानी या फिर जर्मनी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें रिक्शा शब्द की किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है जापानी से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा, टिप्पण, आरोपण, प्रस्ताव या फिर प्रारूपण। तो फ्रेंड्स अगर हम अंग्रेजी शब्द जो ड्राफ्टिंग होता है भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद करें इसका, तो भारत सरकार में इसको ज्यादा जो हम अगर भारत सरकार के किसी भी डॉक्यूमेंट को देखें तो वहां पर जो वर्ड यूज किया जाता है, अनुवाद यूज किया जाता है, वो होता है प्रारूपण। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स हम आपके एग्जाम से पहले पहले आपको वो सभी क्वेश्चंस करवा देंगे, उन सभी वीडियो को अपनी क्लास में लेकर आएंगे जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो हर बार पूछी जाती हैं। तो आप हर वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दी तो हो सकता है कि वहां पर हम वो वाला क्वेश्चंस करा दें जो आपके एग्जाम में आए। तो आपको सभी वीडियोस को देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, या फिर एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, ध्वनि की छोटी इकाई को, या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई को। तो फ्रेंड्स शब्द किसे कहते हैं, इससे पहले हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ध्वनि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता है, वर्णों के संयोग से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि शब्द समूह की सृष्टि होती है उसे हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे शब्द पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण हमारे के समूह को भी हम शब्द ही कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी या फिर मैथिली। तो फ्रेंड्स बात करें महाराष्ट्र में भाषा जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है तो वो है मराठी भाषा, सबसे ज्यादा वहां पे मराठी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी भाषा के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है, यानी हिंदी भारत के हमें बताने हैं कितने राज्यों की भाषा राजकीय भाषा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस है 9, 10, 13 या फिर 15। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 राज्यों की भाषा राजकीय भाषा हिंदी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड 17 नंबर का क्वेश्चन अगेन हमारा रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सही दिया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 370। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस किया था, तो आपको आंख बंद करके बस यहाँ पे टिक लगा देना है 343। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, आप इस क्वेश्चन को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होगी तो विश्व अंधकार में होता। तो फ्रेंड्स अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस है महर्षि दंडी, आचार्य शुक्ल, भरत मुनि
या फिर आचार्य द्विवेदी। तो फ्रेंड शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट दिया था महर्षि दंडी ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है पाणिनि की रचना का नाम क्या है? वेदांग ज्योतिष, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र या फिर नाट्यशास्त्र। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें पाणिनि की, तो पाणिनि की जो रचना है वो थी अष्टाध्यायी। और फ्रेंड्स अर्थशास्त्र में पता ही है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, वो लिखी थी कौटिल्य ने। तो ये कुछ फेमस है जो हर बार पूछी जाती हैं। तो अगर आप इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी इनके नाम याद कर लेंगे, जैसे कि वेदांग ज्योतिष आप देख सकते हैं किसकी है, नाट्यशास्त्र देख सकते हैं किसकी है, तो ये कुछ ऐसी हैं जो कि हर बार पूछी जाती हैं। अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, ये हर बार पूछी जाती हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और हर बार क्वेश्चंस घुमा फिरा के इन्हीं से ही होता है। तो आपको ये अच्छे से याद करनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्याकरण में किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अस्तित्व की कि किसकी नहीं मिलती है, तो वो है ऑप्शंस में ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर लिपि। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि यहाँ पे व्याकरण में हमें किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, तो वो है यहाँ पर हमारी लिपि की। लिपि की किसी भी तरह के अस्तित्व की कोई भी जानकारी हमें व्याकरण में नहीं मिलती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जबकि हमें ध्वनि का पता है, शब्द का पता है, वाक्य का पता है, ठीक है, जबकि लिपि के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हमारे व्याकरण में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि है। देखिए फ्रेंड्स ये वाली क्वेश्चन में मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था उसमें, सॉरी फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, और वहां पे ऑप्शन में देवनागरी था। तो मैंने आपको बताया था। अगेन देखिए ये इसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस रिपीट करके पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, जननागरी या फिर अरामाइक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अब देखिए फ्रेंड्स आपको वहां पे इसी तरह का एक और क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था कि मानक रूप में हिंदी को स्वीकार कब किया गया, किस भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो इस तरह की जो इस हिस्ट्री बेस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमेशा या तो क्वेश्चंस जो होंगे उनको ऑप्शंस में बना दिया जाएगा या फिर जो ऑप्शंस होंगे उनको क्वेश्चंस में बना दिया जाएगा। तो इस तरह से घुमा फिरा के हर बार वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्शंस है किशोरीदास बाजपेयी, किशोरीलाल गोस्वामी, स्वाम सुंदर दास या फिर डॉक्टर नगेन। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हिंदी को मानक रूप प्रदान करने की कि वो किसने कर दिया था, तो वो थे किशोरी दास वाजपेयी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है? योग वशिष्ठ की, सुधा सागर की, सत्यार्थ प्रकाश की या फिर वेदांत धर्म की। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की कि इनकी रचना हिंदी भाषा में कौन सी थी, तो वो थी सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स किसी भी तरह का आपको डाउट लग रहा हो इन क्वेश्चंस में तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। अब देखिए फ्रेंड्स पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी और पहाड़ी ये सारे क्या हैं? आपको मैंने ये भी क्वेश्चन अभी बताया था कि 5 उपभाषाएं, तो ये 4 जो ऑप्शन है ये उपभाषाएं हैं हिंदी की। तो आपको यहाँ पे कन्नौजी बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? बुंदेली, मगही, हड़ौती या फिर अवधी। तो फ्रेंड्स बिहारी हिंदी की बोली की बात करें तो वो है मगही। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा का आरंभ होता है ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से या फिर वाक्य से। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भाषा के आरंभ की तो उसके लिए ध्वनि का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ध्वनि ध्वनि नहीं होगी तो हम शब्द नहीं बोल पाएंगे और शब्द के बिना हमारा वाक्य और उसका अर्थ से भी कोई तात्पर्य नहीं है। तो अगर हम आरंभ की बात करें तो सबसे पहले आएगी ध्वनि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भाषा के प्रमुख अवयव हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। आपको यहाँ पे क्या है बताना है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही अरेंजमेंट दिया हुआ है। वर्ण, शब्द, पद या वाक्य, वर्ण, शब्द, अनुच्छेद या वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण या विचार, या फिर वर्ण, शब्द, वाक्य या भाषण। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए क्या आता है। अगर हम भाषा की बात करें तो वर्ण आता है। तो देखिए वर्ण हमारा 3 में है, सी में नहीं है, तो ऑप्शन सी कट गया। वर्ण के बाद क्या आता है, शब्द। तो देखिए तीनों ऑप्शन में सेकंड नंबर पे शब्द है, यानी कि वो भी ठीक है। फिर आता है देखिए फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रखा है, वाक्य। थर्ड ऑप्शन पे तो गलत है, तो डायरेक्ट वाक्य नहीं आ सकता और अनुच्छेद भी नहीं आ सकता। इसके बाद क्या आएगा, पद। पद के बाद आएगा वाक्य। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये यहाँ पे इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। आप ये जो सीक्वेंस है इसको अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भाषा का निर्माण होता है अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से या फिर आंखों से। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भाषा के निर्माण होने की, तो वो होता है व्यक्त ध्वनियों से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अमूर्त ध्वनि से नहीं कर सकते, सिर्फ मूक संकेतों से हम भाषा का निर्माण नहीं कर सकते और ना ही आंखों से कर सकते हैं। उसके लिए हमें व्यक्त ध्वनि, जो हमारे हाव भाव को व्यक्त करें, उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वो है ध्वनि। तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है, संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें, जो अशोक के शिलालेख हैं जो ब्राह्मी लिपि में है, वो किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो वो लिखे हुए हैं प्राकृत भाषा में। ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेंड बहुत बार पूछा जाता है, इस बार थोड़ा घुमा दिया है, नहीं तो ये लिखा जाता है कि जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस भाषा में उत्कीर्ण है या फिर लिखे हुए हैं, तो वो डायरेक्ट आप लिख दोगे प्राकृत भाषा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया, हिंदवी, हिंदुस्तानी, उर्दू या फिर भाषा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अमीर खुसरो की, उन्होंने हिंदी के लिए क्या यूज किया, तो उन्होंने हिंदी के लिए जो यूज किया था शब्द वो था हिंदवी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है मगधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शॉर्टसेनी अपभ्रंश से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, तो वो माना गया है अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 20, 18, 15 या फिर 17। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें हिंदी की बोलियों की, तो फ्रेंड्स हिंदी की जो बोलियां हैं वो है 18, जिसमें से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, जैसे कि राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरबी, बुंदेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, गढ़वाली, कुमाऊनी, अवधी। मोस्टली मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, तो ये टोटल 18 हैं। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो आप कुछ मेन याद कर लीजिएगा, या फिर मैंने जो अभी आपको बोला है तो आप दोबारा से वीडियो को रिवर्स करके उन सारी बोलियों को लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ऑप्शंस में कभी ये भी बोल दिया जाए, 4 आपको ऑप्शंस दे दिए जाए, उसमें से 3 बोली हो और जो नेक्स्ट है ऑप्शन है वो बोली ना हो, और ये बोल दिया जाए कि इसमें से कौन सी बोली नहीं है। तो इस तरह से भी बोला जा सकता है। मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ, 18 राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरबी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा या फिर लोक भाषा। तो फ्रेंड्स अगर राजकीय कार्यों में कोई भी भाषा हम प्रयुक्त करते हैं तो वो हमारे राजभाषा कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और जो हमारे नेक्स्ट अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, या फिर संस्कृत प्राकृत पाली अपभ्रंश, या फिर संस्कृत अपभ्रंश पाली प्राकृत, या फिर पाली संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें साहित्य विकास क्रम की, तो सबसे पहले संस्कृत आई, उससे पाली, पाली से फिर प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सभी सब्जेक्ट के आपसे डिस्कस कर लें। फिर भी अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बने तो जरूर बताइएगा। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आई तो प्लीज वो भी आप जरूर बताइएगा कि अगर आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई है, तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।